मैं 16 साल 3 महीने में ही चला गया, तो मैंने ये दुनिया नहीं देखी मैम, मेरे लिए वही दुनिया है। The man, the myth, the mystery. Lucky Bisht. 139 sniper kills. कोई ऐसा मोमेंट हमें बताइए सर अपनी लाइफ का जो इतना डेंजरस हो, इतनी आज भी आपकी रातों की नींद खराब कर देता हो। वो वापस नहीं आया, हमने नेक्स्ट दिन सर्च ऑपरेशन चलाया तो उसकी बॉडी में 39 नट बोल्ट डाल रखे थे मैम। और जब उसका पीएम हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, जब ये लाइव था तो तब ड्रिल मशीन से छेद करें, तो जो हमें दिखाई देता है एक्चुअल में वैसा होता नहीं है मैम। अगर आज आप बोल रहे हो कि पूरा रशिया का वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ, तो मैं बोलूँ कि इस वॉर की शुरुआत 1 जून 1945 को हो गई थी। एक सीक्रेट सर्विस ने कम से कम आज से 80 साल पहले इस ऑपरेशन की नींव रख दी है मैम। आप कुछ लिखो तो चाइना सिर्फ आपको नहीं उठाएगा, वो आपके पूरे डीएनए को उठाएगा। मैं कोई टेररिस्ट तो हूँ नहीं, तो भाई मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, तो मेरी 11 जेलें क्यों ट्रांसफर करी आपने? आप इस संसार में सच्चाई को नहीं दबा सकते मैम, आपका कर्मा तो घूम कर आएगा आपके पास। एक आदमी ने मैम मेरे नाम पर 10 लाख रुपए ले लिए और मुझे तो बाद में पता चला। हिंदुस्तान के 99% लोगों को पता है कि पुतिन खतरनाक है, ट्रम्प ऐसा है। आप सिर्फ वो बोल रहे हो जो आपको दिखाई दे रहा है। मुझसे आप पूछो धरती में सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल, सबसे बुरी कौन सी एजेंसी है, तो मैं बोलूँगा MI6, जो सारा गेम प्लान करती है। ये बैकफुट से गेम खेलते हैं, कोई भी वॉर मूवी देखते हैं, आप इंजॉय करते हो, तो फिर वो फेक है ना मैम। आपकी तो भूख आप जानी चाहिए उसको देखकर। अगर रियलिटी दिखाया तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। आप बोलो मैं नहीं देख सकती इससे आगे। मेरी बात मानना चाहते हैं जीवन में, तो आज से नशे को अवॉइड कर दो मैम। हाय, वेलकम टू LPU टॉक्स, अ स्पेस दैट इग्नाइट्स एंड इंस्पायर्स। गाइस, आज LPU टॉक्स में एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके एक्सपीरियंसेस हम जैसे नॉर्मल लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। यस, ही इज गॉट अ शार्प माइंड, क्रेजी स्टोरीज एंड अ पर्सनैलिटी दैट इज फुल ऑन इंट्रीगिंग। लेट्स वेलकम द मैन, द मिथ, द मिस्ट्री, Mr. Lucky Bisht. Welcome to LPU टॉक्स सर। थैंक यू मैम। Such an honor to have you here. सर, आप फॉर्मर एजेंट रह चुके हैं, आप PM सिक्योरिटी में भी काम कर चुके हैं, एंड यू आर नोन टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर्स इन दिस वर्ल्ड। इतनी कूल चीज़ें आपने अपनी लाइफ में कैसे करी? मैम, एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि यार नहीं, मैंने बचपन से ही डिसाइड किया था सब कुछ करना है, तो हर चीज़ मैम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे मैं एज ए ट्रेनिंग गया, इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग गया, स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग गया, तो मुझे लगा कि यार नहीं, नेक्स्ट स्टेप इससे ऊपर जाना है, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि स्नाइपर भी कुछ है, या हम लोग एक स्पेशल फोर्स के थ्रू मतलब एज ए सिक्योरिटी भी जा सकते हैं, जेट प्लस कवर में भी जा सकते हैं। तो एज ए स्टेप बाय स्टेप मैम कि ट्रेनिंग के बाद मुझे पता चला या नहीं कि एक नॉर्मल फायरर बन गए, एक अब मुझे एक दुनिया की स्नाइपर लिस्ट में भी अपना नाम डालना चाहिए। तो उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप मैम, जब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मुझे लगा कि यानी देश की एक जेट प्लस सिक्योरिटी को भी समझना चाहिए कि कैसे इस इंडिया के अंदर या हम लोग जेट प्लस कवर देते हैं। तो सेम मैम एज ए स्टेप वाइज, कि ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये करना है, तो मेरे साथ ऐसा नहीं है मैम। जब आप ट्रेनिंग में आए तब आपको पता चला कि अच्छा ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, तो हम इसके लिए भी ट्राई करते हैं। और ये बहुत कम्पिटिटिव होता होगा सर, है ना? मतलब आपके साथ बहुत सारे ऐसे और भी लोग होते होंगे जो जाना चाहते होंगे, बट यू वर सिलेक्टेड आउट ऑफ लाइक। जैसे एक बताता हूँ एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे एक नॉर्मल एनएसजी का ही हम लेते हैं मैम, कि किसी को एनएसजी कवर में आना है, तो एनएसजी कवर के लिए क्या, सपोज करो कि इंडियन आर्मी की कोई बटालियन है, जिस बटालियन के अंदर 800 लोग हैं, एग्जांपल के लिए 800 सोल्जर है। उस 800 सोल्जर में जो बेस्ट होगा पूरे क्योंकि देखो सोल्जर तो अपने आप में ही फिट है, अगर कोई सोल्जर है तो वो फिट है, लेकिन उस 800 में क्या होगा मैम, उनका जो बेस्ट होगा उसको निकाला जाएगा। तो वैसे ही सपोज करो कि बहुत सारी बटालियंस हैं, एक एग्जांपल के लिए कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन है, 30 गढ़वाल राइफल की है, राजपूताना राइफल की है। तो ऑल ओवर इंडिया से क्या होगा मैम, 1000-1500 आएंगे, वो 1000-1500 बेस्ट हैं, सब बेस्ट है। उन 1000-1500 में से भी क्या होगा मैम, 30-40 ही रह जाते हैं लास्ट में। तो उसमें आपको निकलना पड़ेगा। और 30-40 में से कितने निकलेंगे? तो फिर उसमें से एक ही बेस्ट आएगा मैम, ओनली वन। मतलब आप सोचो कि 800 के हिसाब से पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए बेस्ट बेस्ट बेस्ट, फिर बेस्ट पहुंचे 1500 में से बेस्ट उन्होंने निकाला 35 के समथिंग, फिर 35 में से ओवरऑल एक बेस्ट निकलेगा, और वो जाएंगे जेड सिक्योरिटी में, और मतलब ये एलीट जो बिल्कुल माने जाते हैं, टॉप में मैम। वाओ, और उनमें से आप थे? बस एक कर लिया मैम। क्या बात है सर। और आप बताइए, जैसे आपने कहा कि सब बेस्ट होते हैं, सबकी फिटनेस लेवल एकदम एट पार होती है, सब मेंटली बड़े फॉर्म में होते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो डिफाइन करती है कि ये बंदा सिलेक्ट होगा आउट ऑफ ये, चलो लास्ट के जो 30-35 रह गए, वो भी बेस्ट टू बेस्ट हो गए ना, तो वो 30-35 में से भी कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप सिलेक्ट हुए? देखो एक्चुअली क्या है कि जैसे ओवरऑल बेस्ट निकाला, तो बेस्ट में से क्या होगा, सपोज करो कि हमने एक टारगेट लिया मैम, सपोज करो कि बिल्कुल बुल पर ही गोली लगी सबकी, सभी हैं, लेकिन फिर बुलजाई पे लगी, सबकी जाय पर लगी, वो तो नॉर्मल ही है, ये नॉर्मल लगेगा, फिर उसके बाद चेंजिंग होगा
उसके बाद चेंजिंग क्या करेंगे वो लोग करेंगे, नहीं यार ये नॉर्मली फायरिंग कर रहे हैं तो हम इनको 4 सेकंड का टाइमिंग देते हैं, अब 4 सेकंड के अंदर इनको 4 राउंड फायर करना है, फिर धीरे धीरे आपका कॉम्पिटिशन और बढ़ाया जाएगा मैम, और चैलेंजिंग करते जाएगा, और जो एंड तक सर्वाइव कर गया वो इज बेस्ट। तो उसके बाद क्या है, ये तो ओनली फिजिकल हो गया, उसके बाद आपका साइकोलॉजी चेक करेंगे, वो आपका आईक्यू का लेवल चेक करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल के ऊपर ही होगा, तो ओवरऑल हर चीज को देखकर फिर बेस्ट पर एक रेटिंग निकाला जाएगा कि ओवरऑल बेस्ट स्टूडेंट कौन जाता है। तो सर आपने ऐसा कुछ किया, स्पेशल किया हो अपनी लाइफ में कि आपकी आईक्यू उस लेवल पे पहुंच गई, आपका स्टैमिना उस लेवल तक पहुंच गया कि आप हर चैलेंज को मीट कर सके? मैम एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट क्या था कि मैं 16 साल 3 महीने में ही चला गया, तो मैंने ये दुनिया नहीं देखी मैम, मेरे लिए वही दुनिया है। मतलब जैसे आज क्या है कि लोग कॉलेज जाते हैं, मतलब 12th करने के बाद कॉलेज जाएंगे, कॉलेज करने के बाद कुछ और करेंगे, तो मैं 11th में ही चला गया था, राइट। तो मेरे लिए वही दुनिया बन गई। तो मेरे लिए कोई नया नहीं था। छोटी एज है, मतलब आप कैसे इतनी छोटी एज में आपको लगा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो भी हीरो रहे हैं देश के मैम, 1971 के हीरो थे मेरे ग्रैंडफादर, फादर भी आर्मी से, तो माहौल वही था। तो हमारे को पहले से पता है कि यार कि नहीं, हमारे मतलब पूरा गांव, पूरा उत्तराखंड स्टेट सब आपको डिफेंस में ही मिलेंगे। तो नई चीज़ नहीं थी, नई चीज़ उन लोगों के लिए, कोई बिजनेसमैन फैमिली से है, कोई सिविल बैकग्राउंड से है, उसके लिए बहुत नया है। तो हम मतलब हमारे घर पर जब मैं पैदा हुआ तब से ही वही माहौल देख रहा हूँ, तो फिर नया नहीं था मैम। तो आपके ग्रैंडफादर आपके इंस्पिरेशन थे? जी, मेरे ग्रैंडफादर मेरे हीरो हैं मैम। वाह वाह। और सर आप एक चीज़ को ऐसे डिफाइन कीजिए जिसकी वजह से आपको एक एज मिली हो। मैम देखिए एक्चुअली क्या है कि हमने हिस्ट्री भी बहुत पढ़ी है मैम। देखो मैंने महाभारत को भी बहुत फॉलो किया, और मैं मानता हूँ मैं कर्ण को बहुत फॉलो करता हूँ मैम, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर इंसान को या विश्व के हर इंसान को उससे सीखना चाहिए मैम। अगर कर्ण से अगर एक सोल्जर होने के नाते आप पूछो तो मुझे क्या सीखना चाहिए? देखो मुझे ये सीखना चाहिए कि मुझे पता है कि मेरे सीनियर ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं, मुझे पता है कि हो सकता है मैं इस वॉर को ना जीत पाऊं, मेरा काम है अपने सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो करना मैम। ये मुझे कर्ण जैसे कैरेक्टर से, क्योंकि उसको पता था कि जिस लड़ाई को लड़ रहा है वो हार जाएगा उस लड़ाई को, मतलब उसे पहले से पता था कि उसे हारना है, उसे इस लड़ाई में शहीद होना है या वीरगति को प्राप्त होना है, लेकिन फिर भी उसने लड़ाई लड़ी। तो एक सोल्जर होने के नाते मैं उससे इंस्पायर हूँ, और एक स्टूडेंट्स को भी कर्ण से इंस्पायर होना चाहिए मैम कि कर्ण ने अपनी लाइफ में एक ही झूठ बोला, चाहे वो उसने बोला कि यार वो एक ब्राह्मण पुत्र है करके, क्योंकि उसे परशुराम से शिक्षा लेनी थी। शिक्षा लेने के लिए उसने सिर्फ एक ही झूठ बोला अपने गुरु से, और मैम आप उसका रिजल्ट देखो ना कि उस झूठ के कारण जब भी कर्ण को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी अपने वेपन्स की, वो सब कुछ भूल गया। तो आज का स्टूडेंट्स अगर अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता ना मैम, तो अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो एक स्टूडेंट्स को भी सीखना चाहिए कि दुनिया में तुम अगर किसी को मतलब सच बोलो, हर्ट करो, लेकिन अपने गुरु को कभी मत करो, क्योंकि लाइफ में जब तुम्हारे को तुम्हारी एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी ना, वो तुम्हारे काम नहीं आएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल है सर, एक कमिटमेंट और दूसरा लॉयल्टी टुवर्ड्स योर गुरु। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप मुझे पता है बड़ा आई डोंट नो टफ टू आंसर क्वेश्चन होगा ये आपके लिए, बट कोई ऐसा मोमेंट हमें बताइए सर अपनी लाइफ का जो इतना डेंजरस हो, इतना खौफनाक हो कि आज भी आपकी रातों की नींद खराब कर देता हो जब भी आप सोचते हो उसके बारे में। मैम एक्चुअली मैं जब आउट ऑफ इंडिया था तो किस कंट्री में था वो बता ही नहीं पाऊंगा, रीज़न क्या है, फिर बहुत सारे न्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, उसी में आर्टिकल बन जाते हैं। तो मैं और मेरा बड्डी, मेरा फ्रेंड, हम दोनों साथ ही इजराइल से आए और हमेशा साथ रहे थे। तो एक दिन शाम को क्या हुआ मैम कि वो आउट चला गया, उसको फ़ोन करना था, तो उसने मुझसे बोला यार कि चल ना फ़ोन करने चलते। मोबाइल्स तो थे नहीं मैम, मैंने कहा नहीं यार बाहर नहीं जाएंगे, खतरा है। नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता था, और नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत टफ होते हैं मैम। तो मेरा जोक उड़ा के वो बोला, मतलब ऐसे ही करके बोला मैं जाके आ रहा हूँ, तो मैं वो आया नहीं। और जबकि मुझे उस टाइम क्या करना था, मेरा फर्ज बन रहा था कि मैं उसको रोकूं, और मुझे जैसे ही वो बाहर गया तो मुझे ये कंप्लेन अपने सीनियर को करनी थी। ये दो चीज़ें मैंने नहीं करी मैम। तो वो वापस नहीं आया, हमने नेक्स्ट दिन सर्च ऑपरेशन चलाया, तो उसकी बॉडी में 39 नट बोल्ट डाल रखे थे मैम, दोनों ड्रिल मशीन से छेद करके, जैसे यहाँ से छेद, यहाँ से नट बोल्ट। तो और जब उसका पीएम हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, जब ये लाइव था तो तब ड्रिल मशीन से छेद करें। तो बहुत अजीब सा लगा यार, तुम्हारे को किल करना था, शूट आउट करते ना। सही बात है। तो वो पल मुझे हमेशा याद आता है। वो एक रिग्रेट होता होगा कि मैंने इसको रोका क्यों नहीं, मैंने टाइमली एक्शन क्यों नहीं लिया। और मैम अगर उन्होंने किल भी करना था, चलो एक सोल्जर है मैम, एक सोल्जर है कि नहीं डरता, एक सोल्जर गया कि यार भाई मैं तुम्हें शूट आउट करता हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए भी रेडी हूँ कि तुम मुझे भी शूट आउट करो, उसमें कोई नहीं है, लेकिन आप शूट आउट करो ना यार, आप तो एनिमल से भी ज़्यादा बुरा वो कर रहे हैं। क्यों उसको कर रहे हो, है ना, इतना टॉर्चर क्यों तो कर रहे हो? ये इन्फॉर्मेशन के लिए करा होगा कि वो इन्फॉर्मेशन निकाले, इन्फॉर्मेशन निकाले, बिल्कुल बिल्कुल, किसके लिए काम कर रहा है, किस ऑपरेशन के लिए आए हैं।
वो डेफिनेटली होना, और मैं दुनिया की कोई भी तकलीफ सहन कर सकता हूँ। क्या होगा, मतलब मरने से पहले तो तकलीफ होगी, 1 मिनट की होगी, तो आप मुझे धरती की कोई भी तकलीफ दे दो, मैं सहन कर लूंगा। तो वो चीज़ से निकल गए मैम। वाओ। तो सर आप अपनी जो ट्रेनिंग है, जो स्नाइपर बनने वाली ट्रेनिंग है या रॉ एजेंट की ट्रेनिंग है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ जो हमें एज सिविलियन भी अप्लाई करनी चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसी कोई साइंस हो, ऐसा कोई टैक्टिक हो, ऐसी कोई चीज़ हो जो एक सिविलियन के भी बहुत काम आ सकती है, आप वो बताइए। मैम सबसे पहले तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की कोई भी, मैम एक सिविलियन और एक डिफेंस में क्या फर्क है तो दोनों एक ही, बिल्कुल इंसान तो एक ही है ना। लेकिन जब भी बात होती है, बोलते हैं सिविलियन है या मिलिट्री है। दुनिया में आप कहीं भी बात करो, कहीं यार सिविलियन को नुकसान मत पहुंचाओ, भाई वॉर से सिविलियन का कोई मतलब नहीं है। हाँ। दोनों में अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना मैम, वो है डिसिप्लिन। सिविलियन के अंदर डिसिप्लिन नहीं है मैम। तो जो एक डिफेंस को और सिविलियन को जो अलग करती है दुनिया के अंदर, वो डिसिप्लिन करती है। नहीं तो फायर तो सिविलियन में भी है ना मैम, सिविल भी लोग ओलंपिक करते हैं, तो इसका मतलब वो तो डिफेंस में नहीं आ गए, वो भी फायर करते हैं, वो भी दुनिया के अंदर हर फाइट करते हैं, वो भी एडवेंचर करते हैं, तो फिर भी वो सिविल ही रहते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन। मैं आपको डिफेंस का एक डिसिप्लिन वैसे बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि एक फादर अपने 4 बच्चों को आजकल कंट्रोल नहीं कर पाता मैम, बिल्कुल है ना। उसका एक बेटा वहां रह रहा है, एक बेटी वहां रह रही है, तो एक बाप अपने 4 बच्चों को, जिस बाप ने उनको बड़ा किया, इतना किया, वो अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो दुनिया की डिफेंस वो है कि सामने एक आदमी खड़ा होता है मैम, अगर 20 लाख लोग खड़े हों और अगर सीनियर ने बोल दिया सावधान, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो सावधान ही रहेंगे, उनकी बॉडी नहीं मूवमेंट होगी। यही फर्क है एक सिविलियन और एक डिफेंस में। तो डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सिविल लड़के को भी, या सिविल में जो भी है गर्ल्स बॉयज, उसको डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ अगर वो डिसिप्लिन में है तो दुनिया की हर चीज जीत सकते हैं मैम। सर जैसे अभी हाल ही में दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, और 10 लोग मारे गए और कितने घायल भी हुए इसमें। आप बताइए, जैसे सीक्रेट सर्विसेज क्या अनअवेयर थी उस चीज़ के बारे में, मतलब ये कैसे हो गया? और मतलब हमारी जो कंट्री है, इट इज़ रन बाय सो मेनी सर्विसेज, एक नहीं कितने वर्टिकल्स हैं सर्विसेज के, एंड दे आर सो कॉशियस हर जगह पे, यू नो, यू आर बीइंग चेक्ड एंड एवरीथिंग। डिस्पाइट दैट जब ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, इससे बड़े बड़े भी होते हैं, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती टाइमली, क्या होता है? मैम दुनिया के अंदर क्या होता है, देखो जब अपने ही लोग विश्वासघात करते हैं, दो तरह का टेररिज्म है। एक तो है कि पाकिस्तान से आप आते हैं और यहाँ पर टेररिज्म फैलाते हैं, उसके लिए हमारे सारे बॉर्डर सिक्योर है मैम। पूरी कोशिश है भारत सरकार की कि कोई भी एंटी एलिमेंट्स इंडिया के अंदर ना आए, कोई भी हाई एक्सप्लोजिव इंडिया में ना आए। तो इसका मतलब हमारे बॉर्डर सेफ है, तो कोई भी हाई एक्सप्लोजिव नहीं आया, हमारी सिक्योरिटी काम कर रही है। लेकिन होता क्या, जब इसी देश के लोग, वो हमारे देश के यहीं पढ़े हुए, यहीं स्कॉलरशिप में बड़े हुए, यहीं से MBBS किया, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, अब वही लोग धोखा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी यूनिवर्सिटी है मैम, आप हर बच्चे को तो चेक नहीं करोगे ना डेली, आपने एक विश्वास है कि यार मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। लेकिन जब उन्हीं में से कोई कुछ करेगा तो आप किस पर ब्लेम लगाओगे? अगर हम लोग क्या करें मैम, अब एक चीज, या तो गवर्नमेंट ये बोले कि हर आदमी को सुबह से शाम तक चेकिंग करना शुरू कर दो, तब भी लोग गुस्सा हो जाएंगे यार, कि हमारे को ऑफिस जाना है, हमारे को तुम लोग 3-3 घंटे लाइन में, तब भी लोगों को आएगा गुस्सा कि यार आप लोग हमारे को क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हो। एक आदमी बोलेगा हमारे को क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हो, यार आपको, आप इसमें भी गुस्सा होते हो, फिर हम आप पर विश्वास करते हैं तो आप उस पर भी कहते हो यार ये चीजें क्या हो गई। अभी एक डॉक्टर को अथराइज है कि यार आप अपना केमिकल ले सकते हो, एक एग्जांपल के लिए, चाहे वो आप रिसर्च के लिए लो, दवाइयों के लिए लो, जब आप उसी का गलत यूज कर रहा है तो उसमें क्या करोगे मैम? आपने अभी अपने एक गार्ड को, सपोज करो कि आपकी यूनिवर्सिटी में गार्ड है जिसको बोला है कि यार आप गन लेके सेफ करो, अब वही गार्ड आप ही के ऊपर गन चला देगा, तो उसमें क्या करोगे आप? क्या करोगे? दैट इज सो ट्रू, है ना? तो उसके लिए क्या है मैम, उसके लिए हर हिंदुस्तानी को, इसलिए कहते हैं देशभक्ति, वो जरूरी है मैम, कि आप अपने देश के लिए रहो, अपने देश के साथ स्टैंड करो, तो आपके देश में कभी टेररिज्म नहीं आएगा मैम। सर बट ये अनवांटेड जो फोर्सेस हैं, ये ब्रेन वॉश कर रही हैं हमारी कंट्री की यूथ को, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? मतलब देखो ब्रेन वॉश तो कर ही रही है ना, तो मैम, तो विद इन इंडिया ही हो रहा है कि बाहर से ब्रेन वॉश? बाहर भी मैम, एक्चुअली देखो बाहर भी तो हो ही रहा है ना, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर ही है। आज पूरा रशिया और यूक्रेन पूरा वॉर में है। एक्चुअली क्या, अगर मैं बात करूं मैम, हमारी एजुकेशन सिस्टम, दुनिया की एजुकेशन सिस्टम, और हम पूरे दुनिया की एजुकेशन सिस्टम पर बात करते हैं, हम भी मैम, मुझसे ज्यादा तो सब लोग पढ़े होंगे, तो क्या है, सॉरी, तो एक्चुअली क्या है मैम, हर आदमी ने एक डिग्री ली है मैम, किसी ने डॉक्टर बनने की डिग्री ली, कोई इंजीनियर लिया, आपके यहाँ से भी बहुत। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैम सारी डिग्रियां ली, लेकिन कौन सा ऐसा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी ऐसा है जो इंसानियत सिखा रहा है मैम, कि यार तुम इंसानियत, कभी कोई इंसान टूट जाता है तो उसके हौसले को कैसे बढ़ाना है, ये मैं किसी किताब में नहीं पढ़ रहा हूँ। तो सिर्फ आप लोग डिग्रियां दे रहे हो दुनिया के अंदर,
आप अगर डिग्रियां दोगे तो डिग्रियां पैदा होंगी, इंसानियत तो नहीं होंगी ना मैम। मशीन बना रहे हो ना, मशीन बना रहे हो ना आप इंसानियत तो सिखा ही नहीं रहे हो। एक बच्चा सुबह से शाम तक पढ़ता है कि उसको दुनिया का बड़ा इंजीनियर बनना है, बड़ा आर्किटेक्ट बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, किसी ने ये नहीं बोला यार तुझे इंसान बनना है, इंसान अच्छा बनना तो फिर आपको वही निकल कर आएगा मैम। हमारे को हमारी एजुकेशन सिस्टम पर भी देखना पड़ेगा कि हमें इंसान कैसे बनाने हैं मैम। नहीं, आपने बहुत ही अच्छी बात करी है, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। अब हमारा तो देखो, आपकी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है, हमने तो उसका बॉलीवुड वर्जन ही देखा है ना। हम लोगों को तो मतलब आप जितना बताएंगे उतना ही, और आप कितनी चीज़ें बता भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ ओथ ऑफ सीक्रेसी। बट आप ये बताइए कि जैसे अब राजी मूवी में इट वाज अ ट्रू स्टोरी है ना, एंड आलिया भट्ट का जो किरदार था, उन्होंने बाखूबी लॉयल्टी निभाई इंडिया के साथ, बट एंड में बड़ा ही हमारा सबका हार्ट ब्रेक हुआ जब उनको वो क्रेडिबिलिटी नहीं मिली इंडिया से, वो सपोर्ट नहीं मिली इन द एंड व्हेन जब उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई। सो ऐसे कितने हमारे एजेंट्स होंगे जो मतलब दे वर लेफ्ट इन द लर्च जब उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई। मैम देखो एक्चुअली क्या होता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ मैम, हाँ। मैंने अपना काम किया, ये मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है मैम, है ना। तो शायद एक एजेंट को, एक स्पाई को या एक सोल्जर को सिर्फ अपना धर्म निभाना चाहिए मैम। क्या मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेक्टेशन ना रखो। नहीं, जैसे मैम मैं आपको जस्ट एक, मैं यहाँ पर तो नहीं दिखा पाऊंगा ना बता पाऊंगा, इससे शायद आपको एक अंदाजा हो जाएगा मैम। मुझे मैम एक्चुअली क्या है कि मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, राइट। और शायद एज ए सिक्योरिटी रीजन एक मेल मैम, किसी को मैंने एक मेल किया है ना मैम, जस्ट मैं आपको एक मेल मैंने किसी को किया था इतनी तारीख को इतने बजे, बहुत दिन पहले किया था मैम, ठीक है, बहुत दिन पहले किया, और एक इस ऑर्गेनाइजेशन को मेल किया, ठीक है। अब सोचिए कि ये पहली, अब मैं बोलूं कि यार मैंने एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन तो आपको अगस्त में दे दिया, फिर भी आपने क्यों नहीं रोका, तो मुझे मैंने अपना फर्ज निभाया, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है मैम, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। तो मैं भी बोलूँ ना मैम कि यार मैंने आपको कोई चीज़ बताई फिर भी आपने इसको क्यों नहीं रोका, तो मैंने अपना फर्ज निभाया। आप जो कर रहे हैं वो आपको पता है, आपका ईश्वर जानता है। तो आपको ऐसे लगता है कि इन्फॉर्मेशन हमारे ऑफिशियल्स की तरफ से हायर ऑफिशियल्स के पास चली जाती है, बट उस पर एक्शन टाइमली ना लेने की वजह से, मैम देखा ना आपने 14 अगस्त की है, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि मेरा काम है मैम अपना धर्म निभाना। तो ये क्या करप्शन है सिस्टम में, कहीं कहीं करप्ट फैक्टर्स हैं सिस्टम में जिस वजह से इन्फॉर्मेशन रुक जाती है और टाइमली हम एक्शन नहीं ले पाते चीज़ों को रोकने के लिए? मैम एक्चुअली देखिए क्या है कि बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि टेररिज्म, देश के अंदर टेररिज्म, करप्शन। तो शायद आपके पॉडकास्ट से बहुत सारे लोग भी देखेंगे, तो उनसे एक ही सवाल कि आप में से ऐसा कौन है हिंदुस्तान की धरती में जिसने अपना काम कराने के लिए कभी रिश्वत नहीं दी? चाहे फॉर एग्जाम्पल चाहे चालान भी कटाओ तो एक पुलिस वाले को 100 रुपये भी दिया, दुनिया में कोई आदमी वो कह दे कि यार मैंने आज तक 1 रुपये की घूस नहीं दी है। अगर आपने घूस दी है तो आप भी बराबर ही हिस्सेदार हो आतंकवादियों के। दिल्ली ब्लास्ट में आपका भी हाथ है, क्योंकि आपने जो टेररिज्म की शुरुआत है वो करप्शन से है। आपने 100 रुपये रिश्वत दी, उसने ली, दोनों बराबर। इस चीज की क्या गारंटी है मैम कि जिस आदमी ने 100 रुपये में लेकर काम किया वो 1 करोड़ में इस देश को नहीं बेच देगा? लेकिन शुरुआत तो आपने किया है ना, आपने भी तो उसका हौसला बढ़ाया, तो आप भी आतंकवादी के संगठन में हो, तो फिर आप शिकायत नहीं कर सकते ना यार। आप किससे शिकायत कर रहे हो? क्योंकि आप भी करप्शन में इन्वॉल्व हो बराबर के। आज की डेट में अब दुबई देख लो, दुबई सबसे सेफ कंट्री मानी जाती है, वहां पे पैसा छोड़ दो, गाड़ी छोड़ दो, कहीं नहीं जाती। मैम एक्चुअली क्या है, उसके लिए इंसानों से बनता है मैम, देश से इंसान नहीं बनते, इंसानों से देश बनता है ना। मैं कह रहा हूं कि जिस देश के अंदर वहां पे तो हमारे इंडियन जाके भी बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, सब जाके वहां सीधे हो जाते हैं, हिम्मत नहीं होती किसी की सोचे भी करप्शन का सी भी सोचे। आप वहां देखो लाल बत्ती चली होगी, लोग 5 मीटर पहले खड़े हो जाएंगे। यहाँ तो देखते हैं बिल्कुल, तो यहाँ तो देख के क्रॉस कर लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया के अंदर टेररिज्म की पहली शुरुआत करप्शन है मैम, है ना। और दूसरा क्या है कि देश के अंदर आज का यूथ है, आने वाले टाइम में शायद यही यूथ इस देश को संभालेगा मैम। तो बहुत जो यूथ है आज के टाइम में क्या है, नशे में भी जा रहे हैं। तो जो नशा कर रहा है वो भी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है मैम। अफगानिस्तान से एक ड्रग निकलता है, जैसे मैंने आपको बोला कि 1 लाख रुपए केजी निकल रहा है मैम, जैसे हिंदुस्तान में आता है 1 करोड़ रुपए केजी हो जाता है, जैसे अमेरिका पहुंचता है 9 करोड़ रुपए केजी होता है। तो ऐसा क्या है उस ड्रग्स में जो 1 लाख का यहाँ 1 करोड़ में बिकता है, अमेरिका में 9 करोड़ का बिकता है, वो सारा का सारा पैसा कहाँ जाता है? सारा टेररिज्म में जाता है मैम। तो अगर आप नशा कर रहे हो तो आप भी तो टेररिज्म को पैसा दे रहे हो, आप अपने पैसों से उनको हथियार खरीदवा रहे हो, आप अपने पैसों से एक मानव बम तैयार करवा रहे हो, तो आप भी इन्वॉल्व हो ना। आप खुद को रोको तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। तो अभी आपका हमें बताइए जियो पॉलिटिक्स पे, अब जैसे अमेरिका पॉलिटिक्स अलग खेल रहा है इंडिया के साथ, रशिया और इंडिया की पार्टनरशिप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये सब मतलब इसमें आप बताइए कि क्या एक्चुअल सिचुएशन क्या है? क्योंकि हमें एज सिविलियंस हमें नहीं पता होता कि चल क्या रहा है, हमें तो जो मीडिया ने दिखा दिया जितना सच जितना झूठ वही पता है,
बट हमें ये दिखता है कि अमेरिका इंडिया को फ्रेंड भी बोल रहा है ना, एक तरफ, दूसरी तरफ इंडिया पे टैरिफ्स भी लग रहे हैं, मतलब ये सब, इससे हमारा ये सीक्रेट सर्विसेज, आपने मुझे याद है एक इंटरव्यू में कहा कि जो गवर्नमेंट है ना, हर चीज सीक्रेट सर्विसेज ही कर रही है, तो ये जियोपॉलिटिक्स भी सीक्रेट सर्विस कर रही है। मैम देखो एक्चुअली क्या है कि दुनिया की कोई भी एजेंसी दुनिया चलाती है, चाहे MI6 हो, CIA हो, मोसाद हो, XYZ कोई भी, तो जो हमें दिखाई देता है एक्चुअल में वैसा होता नहीं है मैम। अगर कोई भी ऑपरेशन चल रहा हो जिसे आज हमें दिखाई दे रहा है, अगर आज आप बोल रहे हो कि पूरा रशिया का वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ, तो मैं बोलूँ कि इस वॉर की शुरुआत 1 जून 1945 को हो गई थी, ऑपरेशन अनथिंकेबल जब चर्चिल ने चलाया था। उसका एक ही मकसद था, USSR को खत्म करना। USSR खत्म हुआ तब भी उनका ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ क्योंकि रशिया पावरफुल निकला। फिर भी रशिया के खिलाफ वो लोग कंटिन्यू चल रहे थे। आज उन्होंने एक प्रॉक्सी किसको खड़ा कर दिया, यूक्रेन को कर दिया। आज जो भी रशिया के साथ खड़ा रहेगा वो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ऑपरेशन जो हमें आज दिखाई दे रहा है, एक सीक्रेट सर्विस ने कम से कम आज से 80 साल पहले इस ऑपरेशन की नींव रख दी है मैम, और हो सकता है कि आगे 100 साल और ऑपरेशन चले। तो जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता मैम, यहाँ कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता। आज जो देश आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो कल आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा, हो सकता है जो आज आपका सबसे अच्छा दोस्त है वो कल दुश्मन भी हो जाएगा। यहाँ सिर्फ अपने बेनिफिट्स देखे जाते हैं मैम, किस देश का क्या बेनिफिट्स है। अगर उस देश का बेनिफिट है वो आपका दोस्त है, उसके बेनिफिट्स नहीं है तो वो दुश्मन है मैम। तो अगले 10 सालों में आप इंडिया को कहाँ देखते हो सर? मैम देखिए, इंडिया धीरे धीरे आने वाले टाइम में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर आ रहा है, और आप बहुत सारी चेंजिंग, अगर सपोज करो इंडिया पावरफुल है तभी तो टैरिफ लगाए जा रहे हैं मैम, नहीं है तो और नेपाल के ऊपर क्यों नहीं कर रहा है इतना, वो श्रीलंका पर, बांग्लादेश पर, बाकी देशों में क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उससे पता है कि आने वाले टाइम में सुपर पावर बन रहा है, तभी तो दबाने की कोशिश कर रहा है। आपने दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों की बुराइयां सुनी होंगी आम जीवन में। आपने कभी देखा है किसी स्ट्रीट पर काम करने वाले, किसी ठेले वाले की, किसी मूंगफली वाले की, इनकी बुराइयां होती है? उनकी नहीं होती। बुराई किसकी होती है? जो सक्सेस हो रहा हो, जो पावरफुल हो रहा हो, बुराई नजरों में आ गया, जो नजरों में। होगी। तो इज द ये हम एक सुपर पावर बन रहे हैं तभी पूरी दुनिया का प्रेशर आ रहा है हमें। तो अगर सोचो कि आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई, दुनिया आपके अगेंस्ट है, तो समझ लो आप सक्सेस की ओर जा रहे हो मैम। और एक और बात सर, जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई, जिसमें उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है ना, और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने इंडिया के एयर जेट्स बहुत इतने डिस्ट्रॉय कर दिए, इतना, और हमारा तो कुछ बाल भी बांका नहीं करके गए है ना इंडियंस, और इंडियंस ने कहा हमने इतनी डिस्ट्रक्शन कर दी। तो उसकी क्या सच्चाई? क्योंकि एक लेमैन को, एक सिविलियन को तो कुछ नहीं समझ आ रहा। देखिए मैम, ये तो पाक तो 1971 में भी बोलता है, 65 में भी बोलता है हम वॉर जीते थे, 1971 में भी बोलता है कि हम तो वॉर जीते थे। वो अपने एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री उनकी आर्मी पढ़ाती है मैम। वो कभी नहीं बोलता कि हमारे 93,000 सोल्जर को इंडिया ने अरेस्ट किया था और अरेस्ट करने के बाद छोड़ दिया, ये कभी पाकिस्तान नहीं बोलता। और जब इस ऑपरेशन सिंदूर नॉट अ वॉर, जो पाकिस्तान बोलता है कि ये वॉर था, तो ये कोई वॉर नहीं था। हमारी कोई इन्फेंट्री मूव नहीं करी है मैम, एक एयर स्ट्राइक था, एक सर्जिकल स्ट्राइक से जो भी है, इसको हम वॉर में नहीं बोलेंगे। हमने टेररिस्ट पे हमने ओनली उन जगहों को बर्बाद किया जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे थे, जहां से पाकिस्तान की धरती से जो भी आतंकवाद आ रहा था। एक सिर्फ एक एयर स्ट्राइक्स थी, और इस एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान ने वॉर का नाम चेंज किया क्योंकि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनना था मैम। अब आसिम मुनीर कैसे फील्ड मार्शल बनेंगे जब वो एक नॉर्मल एयर स्ट्राइक को वॉर का रूप देंगे मैम? तो ये तो पाकिस्तान की जनता को गुमराह किया जा रहा है। नहीं तो फील्ड मार्शल कब बनाया जाता है? फील्ड मार्शल तब बनाया जाता है जब वो एक देशों के बीच में वॉर हो जाती है, मतलब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोई भी, जिसके हाथ में तीनों सेनाओं की पावर दे दी जाती है, जो तीनों को कंट्रोल करे। तो पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ? ना तो उनकी आर्मी मूव करी, ना उनकी नेवल मूव करी, तो तब भी आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनना था। तो उन्होंने एक वॉर का सिचुएशन, जो भी क्लेम है वो तो पाकिस्तान को पता होगा मैम, जो भी क्लेम तो उनका इंटरनल पॉलिटिक्स, वो तो इंटरनल पॉलिटिक्स है मैम बस। क्योंकि एक फील्ड मार्शल बनना है, उन्हें आजीवन के लिए पाकिस्तान आर्मी में रहना, जो उन्होंने ले लिया मैम। बट हमारे एक्चुअली में कोई जेट्स डिस्ट्रॉय हुए थे उसमें? मैम मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो मेरी इंटेल है। और सर जैसे अब ये भी हुआ, जो हमारा ताज पे अटैक हुआ, तो मैं ताज गई थी और मैंने फिर वहाँ पे जो लोग थे उनसे पूछा कि ऐसे कैसे, कि इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके कैसे अंदर आ गए? मतलब आपकी सिक्योरिटी उस टाइम इतनी टाइट नहीं थी, बिकॉज आज की डेट में हर 5 स्टार इतने अच्छे से फ्रिस्क करता है, तुम्हारे एक एक लगेज चेक होता है अंदर जाने से पहले। एंड दीज मिलिटेंट्स, दीज टेररिस्ट केम विद लाइक बिग गन्स। तो उनका स्ट्रैटेजी ये था कि बाय सी वो आए, इंडिया गेट से आए, और उन्होंने वहीं पे फायरिंग शुरू कर दी, और पब्लिक सारी ताज की तरफ भागने शुरू हो गई। जब पब्लिक सारी भीड़ भाड़ अंदर जा रही थी तो वो साथ में चले गए। तो इसका इतना बड़ा, वो इतना नुकसान हुआ, इतने लोग उसमें मरे। तो इसका इंटेल, जैसे आप कह रहे हो हमारे बॉर्डर सेफ हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि हमारे बॉर्डर से कोई इन्फिल्ट्रेट नहीं हो सकता, बट वो तो फिर बाय सी आए ना। नहीं, उनकी भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी मैम। हमारी इंटेल मुंबई पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी कि
कोई अटैक हो सकता है, टेररिज्म एक्टिविटीज हो सकती है From मैम, the देखो sea. हाँ फ्रॉम द सी। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है मैम कि एक एजेंट कोई भगवान तो है नहीं कि एग्जैक्ट डेट बता दे। सपोज करो कि हम लोग क्या, आप एक अभी आपकी यूनिवर्सिटी में कोई मीटिंग चलती है आपके हायर अथॉरिटी में, तो मुझे लगे कुछ ना कुछ होने वाला है। मैम क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मीटिंग के अंदर नहीं हूँ, लेकिन मेरा काम है कि बता देना एलपीओ में कि ये कुछ ना लोग कुछ मिल होने रहे वाला हैं है, और कुछ- ये लोग मिल रहे हैं। कुछ something is brewing। अब चाहे वहाँ की जो मुंबई की स्टेट पुलिस हो या वहाँ की जो भी सिक्योरिटी, उनको डेट तो नहीं बताया जाएगा, ये तो नहीं बताया जाएगा कि एक्यूरेट कौन से जीआर से वो लोग एंटर हो रहे हैं। ये तो वहाँ की स्टेट पुलिस को या स्टेट सिक्योरिटी को देखना पड़ेगा ना मैम। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि एक स्पाई भगवान नहीं है कि वो एग्जैक्ट टाइमिंग बताएगा, तो पिक्चरों में ही होता है मैम, ठीक है। तो लेकिन क्या है, इसके लिए स्टेट पुलिस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि इस देश के अंदर कुछ एक लोग सिर्फ ड्यूटीज कर रहे हैं मैम, नाम वो की सिर्फ duty सिर्फ कर- नाम की ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ एक कॉप्स हैं जिनको लगता है कि मैं क्यों 24 घंटे समुद्र के किनारे खड़ा रहूंगा, वो साला पता नहीं कब आएगा, आज आएगा कल आएगा, क्या मैं महीने भर ऐसे ही खड़ा रहूं, ओह, है ना मैम। आप सपोज करो मैं किसी ये को तो बोलूं, negligence हो गई हो ना, गए ये ना, तो मैं किसी को ये negligence हो बोलूं कि यार नहीं अभी कि यहाँ से कुछ एक लोग आ सकते हैं, बोलेगा कब आएंगे, कौन सी तारीख को आएंगे। अरे सर मुझे थोड़ा पता कौन सी तारीख को आएंगे। अब वो कहेगा मैं मेंटल हूँ, बोला यार जो 24 घंटे यहीं खड़ा रहूंगा, ये पर तो सोच होगी ना उनकी मैम, ड्यूटी है ना, उनकी ये तो ड्यूटी। ड्यूटी तो है। लेकिन वो सिर्फ एक ड्यूटी को ड्यूटी के तौर पर कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के टैक्स से उनको सैलरी दी जा रही है मैम, बिल्कुल। है ना। लोग उन पे भरोसा करते हैं, उसी भरोसा के आप टैक्स दे रहे हो ना मैम। अब एक मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि इंटरनेट का बूम जो आया, आई एम श्योर इसके फायदे बहुत होंगे सीक्रेट एजेंट्स को, क्यों, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ ऑन द स्क्रीन और बड़ा इजी एक्सेस हो गया चीज़ों का, बट उसके नुकसान भी बहुत होंगे एट द सेम टाइम। मैम नुकसान देखिए क्या है कि अगर आप मुझसे बोलो कि अभी जो एक डॉक्टर्स लोग इन्वॉल्व थे ये कैसे टेररिज्म में आए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ मैं, है ना, कि जो इसको मैंने एनालाइज किया कि पूरा क्या हुआ होगा। होता क्या है कि हम अभी बात कर रहे हैं, हम नेशन को लेके बात कर रहे हैं, इंडिया को लेके बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ तो मुझे हिंदुस्तान को लेके बात करूंगा मैम। मैं तो कई बार क्या होता है, आईएसआई का एक टोटल विंग या सीआईए का एक विंग, MI6 का, MSS का, सबका एक विंग होता है। सपोज करो कि लक्की बिस्ट के कोई भी वीडियोस चल रहे हैं, अब उसमें वो लोग कमेंट्स को देखना शुरू कर देते हैं पूरा का पूरा। उसमें क्या होता है, एक आदमी बोलता है कि नहीं ये तो सरकार खराब है, ये देश खराब है, आईएसआई बोलता है इसको ट्रैक कर, इस आईडी को, उस आईडी को ट्रैक करना शुरू करते हैं। सपोज करो उसी में से एक डॉक्टर था जो कभी ना कभी इसने एंटी गवर्नमेंट्स के खिलाफ कुछ लिखा, अब इसकी पूरी आईडी किसके रडार में आती है, दूसरी एजेंसियों के रडार में आती है, और इसकी हर एक्टिविटीज को रीड करते हैं, कहते हैं यार ये तो पहले नफरत करता है इस देश से, इसको ट्रैक करना बहुत इजी है। और ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में इनको ट्रैक किया होगा, सालों तक इनके पीछे लगते हैं वो इसी इंटरनेट से। कि उसमें कैलिबर है, इसमें हम सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं ये देश के खिलाफ जाएगा, वो एक कमेंट से सोचो कि उन्होंने एक आतंकवादी तैयार कर दिया इसी देश के अंदर। जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया तब वो लोग इनसे मिलते हैं, इन्हें ट्रेन करते हैं और हमारे देश में रह के इनको इसी के अगेंस्ट यूज करते हैं। एक छोटा सा इंटरनेट का एक कमेंट, सोचो कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए कुछ एक एजेंसी के हाथ में आप एक मानव बम दे देते हो। Oh my God. तो इस पर भी हमारे देश को बहुत सीक्रेट एक्ट लगाने चाहिए कि इस देश में रह के आप इस देश के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। जैसे सेम आप लिख के दिखाओ ना, चाइना के अंदर कुछ करके दिखा दो। नहीं, चाइना आपको ही नहीं करेगा मैम, आप कुछ लिखो तो चाइना सिर्फ आपको नहीं उठाएगा, वो आपके पूरे डीएनए को उठाएगा। चाचा, ताऊ, मामा, भांजा, जितने भी कहेगा सारे डीएनए गायब कर दो इस देश के लिए, ये सही नहीं है। तो आपको लगता है इस लेवल की स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए सर? ये तो ब्रूटैलिटी भी हुई ना। तभी तो मैं नहीं, आप मेरी बात, फिर आप कहते हो कि देश सेफ नहीं है, फिर आप बोलते हो कि यार ये भी है। या तो आप एक ही चीज पर रहना पड़ेगा। अगर आपको सेफ रहना है तो थोड़ा आपको थोड़ा सा टाइट फिस्ट होके हमें रूल करना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि हम बहुत ज्यादा मैम, आपको धूप लेनी है, आपको सनलाइट लेनी है, तो थोड़ा आपको गर्मी भी सहन करनी पड़ेगी। अब आप चाहते हो कि मैं एसी में भी रहूं और मुझे पूरी सनलाइट भी मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल है, नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने। तो इंटरनेट का आपने बता दिया कि नुकसान क्या हो रहा है सबसे ज्यादा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ऐसे हजारों चीजें हैं जो एज ए सिक्योरिटी रीजन नहीं बता सकते। तो एक छोटा सा मैंने आपको एक उदाहरण के साथ बताया। मैं एक आपने मुझे बहुत दुख हुआ था सुन के, जो आपने अपने राजमानी जी के साथ जो पॉडकास्ट है उसमें अपनी जेल की सारी जर्नी बताई। मतलब मुझे ऐसे लगा कि इतना अच्छा एजेंट हमारे देश का, इतना सोल्जर, इतने अच्छे सोल्जर हमारे देश के, लाइक यू वर रॉटिंग अवे इन द जेल फॉर सो लॉन्ग। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। नहीं मैम, इट्स ओके। तो देखो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ड्यूटी है मैम। हो सकता है कि कुछ एक लोगों को मेरे काम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ एक लोगों को नहीं लगते मैम, है ना। जरूरी तो है इसके पीछे भी पॉलिटिक्स था सर के टू पुट यू अवे। मैं बिना पॉलिटिक्स के तो मैं 4 साल, मैं कोई टेररिस्ट तो हूँ नहीं। हाँ, वही तो है ना। अगर सपोज करो मौलाना मसूद अजहर भी यहीं रहा था इंडिया में, पठानकोट जेल में था, तो मौलाना मसूद अजहर की भी कितनी जेलें ट्रांसफर करी आपने? 2 या 3। तो भाई मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, तो मेरी 11 जेलें क्यों ट्रांसफर करी आपने? 11 कर दी। तो इज द मेंटली टॉर्चर। ये तो वीर ज़ारा वाली स्टोरी होगी, बट आपकी ज़ारा आपका काफी कंट्री थी। तो बस उस टाइम शायद जो भी उस टाइम सेंटर में जो लोग थे उनको मैं पसंद नहीं था, मेरे काम पसंद नहीं थे मैम। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, मैं आज फ्री हूँ,
बाहर हूँ आराम से अपना काम कर रहा हूँ मैम। तो लाइफ के अंदर क्या है कि आप इस संसार में सच्चाई को नहीं दबा सकते मैम, आपका कर्मा तो घूम कर आएगा आपके पास। नहीं ठीक है। और जब आप इतना सफ़र कर रहे थे सर, आपका कभी वो मतलब आपकी लॉयल्टी डोली नहीं? लाइक आपने क्वेश्चन नहीं किया कि मैं इस कंट्री के लिए इतना कुछ करने के बावजूद आई एम रॉटिंग अवे इन जेल, कि वो एक कोई मोमेंट आया ऑफ रिग्रेट? नहीं मैम, एक्चुअली क्या होता है, देखो कभी भी ऐसा आता है मैम, सपोज करो कि 98 लोग आप पर भरोसा करते हैं, 2 लोग नहीं कर रहे, उन 2 लोगों की वजह से आप 98 का ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे ना मैम। तो 2 लोग हैं मैम, ऐसे तो 2 लोग हर जगह पर रह के पता था कि ये मेरे... बिल्कुल मैम, एक्चुअली आप पर भरोसा तो लाखों लोग कर रहे हैं ना, 10 लोग आपके अगेंस्ट है, क्या फर्क पड़ता है मैम, वो तो हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर उन 10 लोगों की वजह से मैं उन 98 लोगों का साथ छोड़ दूंगा तो फिर वो जीत जाएंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाकी लोगों की तो कोई गलती है ही नहीं। नहीं, सल्यूट टू योर थिंकिंग सर, दैट्स रियली नाइस वे ऑफ थिंकिंग। अब आपने जेल के बारे में भी बहुत कुछ हमें बताया अपने पॉडकास्ट में, और इट वाज हार्ट रेंचिंग जो भी आपने सब कुछ डिफाइन किया जेल के एक्सपीरियंस को। मुझे आपसे पूछना है कि जैसे अब लॉरेंस बिश्नोई जी, ही इज इन द जेल, है ना, और उनका नाम कितनी सारी पब्लिक किलिंग्स में लिया गया, सिद्धू मूसेवाला की किलिंग में लिया गया, एंड डिस्पाइट दैट वो मतलब हमारी गवर्नमेंट के मतलब अरेस्ट में है, ही इज इन ब्रॉड डे लाइट, ही इज बीन कैप्टिवेटेड, ही इज कैप्चर्ड, ही इज पुट अवे इन अ जेल, व्हाई डोंट वी एलिमिनेट हिम? ही इज, वो एक्सटॉर्शन में कितना है? नहीं, लेकिन ओनली चार्जेस लग रहे हैं ना मैम, अभी जो चार्जेस ब्लेम लगे हैं ना, पर उनका तो नाम उन्होंने पब्लिकली भी बोला है कि मैं आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट। नहीं, हो सकता है कि एज अ पब्लिसिटी के लिए लिया हो मैम, वो तो सिक्योरिटी एजेंसी जांच कर रही है, गवर्नमेंट जांच कर रही है, जब तो कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तो मैं किसी भी चीज़ पर नहीं बोल सकता, क्योंकि जो भी इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उसे ज़्यादा पता होगा। अगर चलो सिद्धू मूसे वाले केस पर नाम आया, या अपने बाबा सिद्दीकी वाले केस में नाम आया, या एक करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामणि में आया नाम, जो भी XYZ है। कनाडा में भी कितनी एक्सटॉर्शन किलिंग्स उनके नाम पे करी जा रही हैं, कितने लोगों को तंग करा जा रहा है उनके नाम पे, मतलब। लेकिन मैम ऐसा भी हो सकता है कि उसके नाम पर कोई कर रहा हो मैम, एक आदमी जेल के अंदर बंद है, एक नहीं, मैं नहीं है भी नहीं बोलूंगा, है भी नहीं बोलूंगा, कि एक आदमी साबरमती जेल के अंदर बंद है, जहां पर उस पर CRPC की शायद 167 लगी हुई है, इसके तहत उससे दुनिया में कोई नहीं मिल सकता, यहाँ की उसकी मदर भी नहीं मिल सकती इस धारा के अंदर। तो जब इतनी सिक्योरिटी है तो ऐसा तो नहीं है कि ओपनली ऑपरेट कर रहा होगा कुछ भी, तो ये सिक्योरिटी एजेंसी जांच कर रही है मैम, कोर्ट का डिसीजन आएगा। हम सिर्फ वो सुन रहे हैं जो मीडिया ने हमको बताया है, या जो आप टेलीविजन में सुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पर्सनली लॉरेंस बिश्नोई ने आके आपसे बता दिया, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। पर्सनली पर उनका नाम हर जगह, काफी जगह आता है। हो सकता है मैम, एक एग्जांपल के लिए क्या होता है आज के टाइम में, क्या होता है कि सपोज कोई भी गैंगस्टर हो XYZ, उसके नाम पर थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, है ना, एक आदमी बोलता है कि उसका आदमी, तो सामने वाले को डराने के लिए भी कई चीजें होती हैं, ये चीजें सिचुएशंस के साथ चलती हैं। बहुत बारी ऐसा हमने देखा गया है कि लोग पाकिस्तान में कराची में बैठा हुआ दाऊदी है, तो दाऊद के नाम पर भी यहाँ पर लोग बोलते हैं कि मैं दाऊद का आदमी बोल रहा हूँ, ये दाऊद ने किया। तो बहुत सारी चीजें दाऊद को भी नहीं पता होंगी उसके नाम पर क्या चल रहा है चीजें। मैं खुद आपको बताता हूँ कि एक बारी मेरे साथ एक इंसिडेंट बताता हूँ, आप शायद न्यूज़पेपर पढ़ना। एक आदमी ने मैम मेरे नाम पर 10 लाख रुपए ले लिए, और मुझे तो बाद में पता चला, और कई टाइम के बाद पता चला मुझे। अब सोचो, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे नाम पर किसी ने 10 लाख रुपए, जब मैं जेल के अंदर था तो मेरे नाम पर 10 लाख रुपए वसूल कर लिए। तो मैंने उसको पर्सनली, जिससे लिए उसको पर्सनली बोला कि FIR कर, तो है ना मैम। और आपको पता चल गया? नॉर्मली तो ऐसे पता भी नहीं चलता ना मैम। बिल्कुल, जब तक हम सिर्फ देखो, हम वो बोल रहे हैं मैम, आप पर्सनली मुझे नहीं पता कि ट्रम्प को कितना जानते हो, पुतिन को कितना जानते हो, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर को कितना जानते हो, या चाइना प्रेसिडेंट को कितना जानते हो, लेकिन हिंदुस्तान के 99% लोगों को पता है कि पुतिन खतरनाक है, ट्रम्प ऐसा है। आप सिर्फ वो बोल रहे हो जो आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, है ना, आप पर्सनली किसी को, दुनिया में सिर्फ पर्सनली आप खुद को जानते हो कि मैं कैसा हूँ, दुनिया में आप दूसरे को तो जान ही नहीं सकते। ये बात तो बिल्कुल, लोग तो आजकल अपने लाइफ पार्टनर को भी नहीं जानते मैम। दैट्स सो ट्रू। शायद 5 साल 10 साल शादी करने के बाद भी दोनों अलग हो जाते हैं। जब आप उसे नहीं समझ पाए 10 साल के अंदर, तो क्या यार आप ट्रम्प को समझ लोगे, आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को समझ लोगे? है ना, आप सिर्फ वही बोल रहे हो जो आपके दिमाग में बैठाया जा रहा है। तो लॉरेंस शायद जेल के अंदर है, आप सिर्फ वो बोल रहे हो जो आपके दिमाग में बैठाया गया है। सर, एक सीक्रेट एजेंट की अब आपने जैसे फैमिली की बात करी, तो फैमिली लाइफ कैसे होती है? लाइक आप कितने, एक साल में कितने मंथ्स के लिए आप लोग डिप्लॉयड होते हैं, कितने मंथ्स के लिए आप चले जाते हो, और मतलब आपकी फैमिली लाइफ कैसे आप इन टच रहते हो अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी वाइफ, अपनी मदर, ये कैसे चलता है सिस्टम? मैम देखो, वाइफ का तो पता नहीं, घर वालों के साथ तो नॉर्मली मैम हैबिट हो जाती है धीरे धीरे। अब घर वालों से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैम ये याद रखना पड़ता है पिछले बार क्या बोला था, है ना, क्योंकि झूठ हर बारी झूठ बोलना। घर वालों को पता होता है? घर वालों को नहीं पता होता कभी भी, उन्हें ये लगता है आप आर्मी में हो। एक बार मैं आपको, उन्हें सिर्फ ये पता है, मेरी एक दोस्त थी, तो उसने मुझसे पूछा तू करता क्या है,
अब मैम मुझे एकदम से समझ, उसने क्वेश्चन ही एकदम से ऐसे पूछ लिया। अब मेरे सामने एयरटेल की दुकान थी, मैंने कहा एयरटेल में जॉब करता हूँ। उसने कहा ठीक है। तो फिर वो मुझे फोन करती, मैं फोन तो उठा ही नहीं सकता था। मैं बोलता है मेरी नाइट शिफ्ट, अरे मैं झूठ बोल बोल के परेशान हो गया, मुझे याद रखना पड़ता था कि पिछला झूठ मैंने क्या बोला था। तो बहुत टफ हो जाता है। और लाइफ के अंदर क्या हो जाता है कि जैसे भी हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो कई बार कोई ऐसा भी इत्तेफाक होता है कि एक ही इंसान हमें दोबारा मिल जाता है, तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि यार इसको मैंने क्या नाम बताया था अपना, तो मुझे उसके मुंह से पहले अपना नाम निकलवाना होता है। और वो टैक्टिक्स भी हैं, वो टैक्टिक्स हैं कि यार ये पहले मुझे बता दे मैं इससे कहाँ मिला था, वो मैं ऐसा ही बिहेव करूंगा कि मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। और ये आपको ट्रेनिंग में ट्रेनिंग में पूरा कि मतलब सामने वाले को जज ही नहीं होगा, लेकिन कि मुझे उसको लगेगा यार हाँ इसको सब कुछ याद है, लेकिन मैं उससे ही सब कुछ निकलवा लूंगा, मैं आ जाऊंगा हाँ फिर मुझे पता चल जाएगा। तो यही ट्रेनिंग का हिस्सा है मैम। तो आप बताइए कि जब अगर कोई मिशन करने आप जाते हो तो सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे डेंजरस कंट्री टू कैरी आउट अ मिशन कौन सी है? मैम जो कंट्री जितनी पावरफुल हो उतनी स्ट्रांग है। देखो अगर आप यूएस के अंदर कोई मिशन कर रहे हो या चाइना के अंदर कर रहे हो या रशिया के अंदर कर रहे हो, पावरफुल देश जितने होंगे वो उतना स्ट्रांग डेफिनेटली होगा, उनकी सिक्योरिटी उतनी हाई होगी मैम, उनके लॉ उतने डेंजर हैं, है ना। अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी कोई मिशन करने जा रहे हो, वो भी चाहे पाकिस्तान पावरफुल देश नहीं है लेकिन उनकी सीक्रेट सर्विस बहुत पावरफुल है ना मैम, क्योंकि उनका पूरा कंट्रोल ही आर्मी कर रहा है ना मैम, पूरी मिलिट्री कंट्रोल है पाकिस्तान के अंदर। और फंडिंग सारी अमेरिका से आ रही है, पूरी अमेरिका से फंडिंग पूरा अमेरिका से भी आ रही है, MI6 की भी फंडिंग है। आप दुनिया बोल रही है कि यार नहीं अमेरिका से फंडिंग है, मैं बोलूँ कि अमेरिका से भी ज्यादा फंडिंग उनको यूके करता है, जो कभी सामने नहीं आता। अच्छा, और वो क्यों, उनका क्या मोटिव है? क्या आपने अंग्रेजों को देखा, हमने पढ़ा, अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ लोग कहते हैं, क्योंकि हर एक देश से अगर सूर्य डूब रहा है तो दूसरे देश गुलाम था तो वहां आ जाता था। तो ये सोचो मैम कि दुनिया में जिन अंग्रेजों का सूर्य अस्त नहीं हुआ, क्या वो कभी शांत हो सकते हैं? बस दिखाई नहीं देते मैम। दुनिया के अंदर अगर मुझसे आप पूछो कि धरती में सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल, सबसे बुरी कौन सी एजेंसी है, तो मैं बोलूँगा MI6 ब्रिटेन, जो सारा गेम प्लान करती है। चाहे CIA मोसाद तो फ्रंट में आ जाते हैं, ये बैकफुट से गेम खेलते हैं लोग। तो सर अब तो यूके का इतना बुरा हाल है, मतलब वहाँ से लोग भाग रहे हैं, उनके अपने गोरे अपने यूके सिटीजन्स भाग रहे हैं वहाँ से, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई दुबई जाके रह रहा है। मतलब मैंने पर्सनली लोगों से बात करी है जो कह रहे हैं इतना बुरा हाल हो गया वहाँ पर कि एक तो एशियंस इतने ज़्यादा आ गए, फिर वो थोड़ा मुस्लिम्स का भी काफ़ी वो वहाँ पे राइट्स वगैरह हो रहे हैं। तो सर मतलब ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मैम एक्चुअली जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, राइट। जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाया जा रहा है आपको। अच्छा, यूके से लोग भाग रहे हैं, हमारे देश के लोग जो इसी धरती में पैदा हुए और यहाँ की जनता ने उन्हें सराखों में रखा और उनको बिलियनियर बनाया, वो क्यों इस देश से आज यूके जा रहे हैं मैम? चलो वहां के भाग रहे हैं तो ये लोग क्यों जा रहे हैं? ट्रू। ये तो अपना मतलब इस देश ने इन्हें सब कुछ दिया, आज वो इस देश को छोड़ के यूके में सेटल हो रहे हैं। तो एक तरफ ये लोग यूके से भाग रहे हैं, जो हमें दिखाई देता होता नहीं है। सर आपका बॉलीवुड में भी अब यू आर स्टेपिंग इनटू बॉलीवुड, है ना? यू आर एज अ राइटर एंड अ डायरेक्टर सर? एज अ राइटर, एज अ स्क्रीन प्ले राइटर, एज अ डायरेक्टर मैम। तो सर आप जैसे अब हमारे लिए तो बॉलीवुड ही है ना, जो हमने सीक्रेट एजेंट्स को देखा है बॉलीवुड मूवीज में और तो जब आप देखते हो ऐसी बॉलीवुड मूवीज तो आपको हंसी आती है सर कि मतलब बहुत फार-फेच्ड है रियलिटी से, आपकी रियलिटी से, कि मतलब क्लोज है? मैम आपसे आप ही का आंसर आप ही को मिल जाएगा। आप सपोज करो कोई भी वॉर मूवी देखते हैं, कोई भी वॉर मूवी जो भी आजकल चलती है, जो भी स्पाई चलती है, आप इंजॉय करते हो? बिल्कुल, हाँ। आप इंजॉय कर रहे हो ना, तो फिर वो फेक है ना मैम, क्योंकि आप इंजॉय कर रहे हो, आपको तो डर दिखाई नहीं ना, आपकी रूह कांपी ही नहीं, तो फिर तो आप इंजॉय कर रहे हो ना मैम। कि आप ये सोचो कि आप कोई स्पाई वर्ल्ड देखने जा रहे हो, आप कोई वॉर मूवी देख रहे हो और आप इंजॉय कर रहे हो उसको देखकर, आप खुश हो रहे हो, तो फिर तो वो आपको हकीकत कैसे हो सकती है मैम? आपकी तो रूह कांप जानी चाहिए उसको देखकर। अगर रियलिटी दिखाया तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, आप बोलो मैं नहीं देख सकती इससे आगे, तो फिर वो सच्चाई होगी ना मैम। तो वो सच है। तो फिर सर कोई ऐसी मूवी जो आपको लगे कि बहुत क्लोज है, उसने काफी क्लोजली दिखाया जो एक्चुअल सच था, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता। आप हॉलीवुड की एक नेटफ्लिक्स में एक सीरीज स्पाई देखो मैम, स्पाई देखो, द स्पाई देखो, आपको लगेगा, तो मैं बोलूँगा हाँ कि 70% के समथिंग, अगर मुझसे भी आप पूछो वर्ल्ड लेवल पर कि मुझे दुनिया के सबसे बड़े स्पाई कौन लगते हैं, तो अली कोहल जिनकी बायोपिक है वो, तो आपको लगेगा मैम कि डेफिनेटली सर, मैं एक ऐसा आदमी मैम, एक ऐसे स्पाई इजराइल के जिनने सिर्फ 5 साल सर्व किया मोसाद में, शायद 1960 में उन्होंने ज्वाइन किया और 1965 में उनको हैंग कर दिया गया सीरिया में। सिर्फ 5 ही साल की सर्विस में उनको 24 घंटे के लिए हैंग करके रखा सीरिया गवर्नमेंट ने। लेकिन इस 5 साल में मैम उन्होंने क्या किया, सीरिया की गवर्नमेंट को ही चेंज कर दिया, एक नया प्रेसिडेंट खड़ा कर दिया सीरिया के अंदर। और इस 5 साल में वो
पहले आदमी थे अपने दुश्मन देश में जो अगले दिन डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे वहाँ के। That's amazing. और वो पकड़े गए फिर? हैंग कर दिया था उनको, और केजीपी की वजह से पकड़े गए। केजीपी ने क्रैक किया। और उससे भी बड़ी चीज मैम, एक आदमी, उसकी देशभक्ति देखो उनकी मैम, कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बनकर गए थे इजराइल की तरफ से, मोसाद की तरफ से, इज द बिग बिजनेस टाइकॉन, और जो पूरा मैनेज करते हैं, लाखों करोड़ रुपए डोनेट कर रहे हैं सीरिया में। एक वो आदमी जिसकी वाइफ के पास सिलाई मशीन नहीं थी खरीदने के लिए, वो अपनी सैलरी से, मतलब उन्हें कि मैं तुम्हें एक नई सिलाई मशीन दूंगा, तो आप ऐसे ईमानदार आदमी तो तभी आज इजराइल की पावरफुल में देख रहे हैं। एक आदमी जो इतना पावरफुल बना सकता है अपने देश को, सोचो ऐसे हजारों लोग आ जाएंगे तो देश किस लेवल पर जाएगा। अमेजिंग। तो सर, एक जैसे आप अब दूसरी कंट्रीज में मिशंस के लिए जाते थे, सर लैंग्वेज बैरियर का कैसे आप मैनेज करते हैं? डिपेंड करता है, देखिए कि मेरे को कितनी लैंग्वेज है, एज ए सिक्योरिटी रीजन तो नहीं बता सकते, लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि मैं यूएस भी जाता हूँ एग्जांपल के लिए। मैं यूएस में जाता हूँ, मैं जा किस ले रहा हूँ, किस प्रोफाइल पर जा रहा हूँ। सपोज करो कि यूएस के अंदर मैं एक नॉर्मली मेरी कवर आईडी, एक प्लम्बर, एक पेंटर, एक ड्राइवर जा रहा हूँ, तो फिर लैंग्वेज मेरे लिए मायने, मेरी कवर आईडी वही है ना मैम। हाँ, तो आप मतलब एक मोनोसिलेबिक लैंग्वेज में यस नो में, मेरी कवर आईडी सपोज करो कि मैं एक नॉर्मली टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो यार हो सकता है मेरे को दुनिया में तो मेरे को हिंदी भी नहीं आती, क्योंकि मेरी प्रोफाइल ही वो है ना। आप किस प्रोफाइल के ऊपर जाते हो, आपकी कवर आईडी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग सुन रहे होंगे उनको भी यही लगेगा कि मैं आपको ये बोलूं कि ऐसे भी स्पाई हैं दुनिया के, इतने पावरफुल स्पाई जिनका IQ लेवल 140 क्रॉस जाता है, 140, और वो किसी देश के अंदर 10-10 साल तक पागल और भिखारी बनकर रहते हैं। तो फिर आप क्या बोलोगे यार, कौन सी लैंग्वेज पर बात करोगे? वो तो 10 साल तक बात ही नहीं करते, भीख ही मांगते रहते हैं 10 साल तक, और जिनका IQ 142 है। That's amazing. Wow. तो लैंग्वेज इज नॉट मेरे तो गूज़बम्स हो गए बात सुन के। तो आप भी बहुत सारे पेट्स, जानवर पालते हैं, आप समझते हैं ना कि आपका जानवर आपसे प्यार कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, आपको जानवर की भाषा तो नहीं आती ना मैम, तो लैंग्वेज नॉट अ मैटर। दैट इज सो ट्रू सर। एक मेरे को आपसे पूछना है कि मोटिवेशन, अब एक एजेंट को पता है कि आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर माई कंट्री, मैं अपनी पूरे हुलिये से लेके अपनी आइडेंटिटी बदल रहा हूँ, मैं किसी स्ट्रेंज नेशन में जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो जाएगा, और अगर मैं पकड़ा गया, मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई, तो मेरी अपनी कंट्री भी मुझे नहीं अडॉप्ट करेगी। तो इस सिनेरियो में ये सब को मायने रखते हुए, लाइक यू नो, जहन में रखते हुए, वो मोटिवेशन कहाँ से आती है, वो पेट्रियोटिज्म कहाँ से? आई नो, मतलब मुझे पता है आपको क्वेश्चन नहीं पसंद है नहीं सर, बट देखो मैम, फिर भी मतलब है तो इंसान ही ना एट द एंड ऑफ द डे, मतलब ये हमारी बेसिक नीड है, वैलिडेशन। एक हर इंसान की नीड है कि मैं अगर अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हो जाए, मेरी कंट्री मेरे पीछे खड़ी हो। बट ये जो जॉब है, एक ऐसी जॉब है, मैं कंट्री को ब्लेम नहीं कर रही, जॉब ही ऐसी है कि कंट्री को पब्लिकली डिनाई करना पड़ेगा कि ये बंदा हमारा नहीं है, हमें नहीं पता कौन है। बट फिर वो अंदर वो मोटिवेशन कैसे जागती है सर? मैम एक्चुअली क्या है, देखिए, अगर मैं कंट्री से बाहर जा रहा हूँ तो मेरे पीछे मेरा परिवार है ना, इधर मेरी मदर है, मेरी सिस्टर है, हो सकता है कि मेरे को अगर मेरी सिस्टर रात के 12 बजे कहीं घूमे, मेरी माँ घूमे, तो मेरी माँ को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मैम। अगर मुझे यहाँ कुछ भी हो, अगर हम लोग वर्क नहीं करेंगे तो शायद मेरे घर वाले भी नहीं घूम पाएंगे ओपनली। तो हमारे को सिर्फ लगता है मोटिवेशन दूसरी चीज है मैम, कि बहुत सारे क्रांतिकारी, मैं आपको बताऊं कि शायद शहीद भगत सिंह से बड़ा उदाहरण ही कोई नहीं होगा मैम, कि एक 23 साल का बच्चा वो उस आजादी के लिए फाइट कर रहा है, उसको पता था कि मैं इस आजादी को कभी देख ही नहीं पाऊंगा। इससे बड़ा क्या उदाहरण लेगा मैम आप तो दुनिया में कोई भी कंपटीशन आज करते हो, कोई भी पढ़ाई करते हो, आपको पता है मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मैं यूपीएससी करूंगा, मुझे IAFS बनना, IAS बनना, IPS बनना, XYZ कुछ भी बनना है ना। आप MBA कर रहे हो, आपको दुनिया का बड़ा बिजनेस टाइकून बनना है, कुछ भी बनना है, आप रिजल्ट पहले सोच लेते हो। एक इंसान एक ऐसी आजादी के लिए फाइट कर रहा है जिसको पता है कि मैं अपने जीते जी कभी नहीं देख पाऊंगा। इससे बड़ा उदाहरण आप क्या ले लोगे मैम? उनका तो सैक्रिफाइस, तो मतलब उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना मैम। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि एक एजेंट के लिए ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है कि पीछे से उसकी जो फैमिली है, फैमिली पूरा ऑल ओवर इंडिया मैम, इज द मेरी फैमिली, पूरा देश यार। वो कभी भी, मतलब आप रात के 12 बजे घूमा, आप बोलोगे मेरे देश में मैं सेफ हूं भाई, मेरे देश के अंदर मुझे कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन उनको विश्वास हो गया ना मैम कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो सोचो कि उस दिन आपने जो काम किया है उसका रिजल्ट आपको मिल गया। वाओ सर, अब आप जैसे रिटायर्ड हो फ्रॉम रॉ, फ्रॉम लाइक सिक्योरिटी ऑफ द PM, फ्रॉम मेजर थिंग्स दैट यू वर डूइंग, है ना, इसकी कोई एज होती है रिटायरमेंट की कि आपका? नहीं, मैंने तो खुद ने रिजाइन लिया मैम। अच्छा, मैंने खुद ने रिजाइन लिया,
2019 क्योंकि आप में। इतने फिट हो, मतलब नहीं, मैं तो आपको देख के तो कोई रिटायर्ड मतलब शब्द आता ही नहीं आसपास। मैंने रिजाइन ले लिया मैम, कि मुझे लगा कि नहीं अब मुझे इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहिए, और ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करते हैं, जो भी मेरे पास इंटेल होती है मैं कोशिश करता हूँ अपने सीनियर को देने की। राइट, पूरा। तो आप अभी भी गवर्नमेंट के लिए, मतलब आप इन टच हो गवर्नमेंट के लिए, कर जो रहे भी, हो, हाँ, जो भी मेरे काम पास कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन आएगी मैं अपने सीनियर को दूंगा मैम, जो भी हमारे देश को लेकर जो लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे देश के लिए सही है, तो उसको देना मेरा फर्ज बनता है। और मेरा ही नहीं मैम, हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि आपकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस देश में बहुत बड़े इंसिडेंट को रोक सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अब आपके लिए आगे क्या सर, आप क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे? व्हाट आर यू वर्किंग टुवर्ड्स? मैं अभी तो थोड़ा सा लिख रहा हूँ मैम, जस्ट कुछ एक वेब सीरीज लिख रहा हूँ, कुछ एक फिल्म्स लिख रहा हूँ, तो शायद जल्दी लोगों को देखने को मिलेगी मैम, नेक्स्ट ईयर तक देखने को बहुत मिलेगी। एक्साइटेड हैं उसके लिए सर। तो उस ये जो आप लिख रहे हैं उसमें कितना % फिक्शन है, कितना % रियलिटी है? मैम देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है मेरे इंस्पायर तो ट्रू इवेंट से ही है। जैसे मैंने जस्ट अभी, शायद लोगों को कुछ दिन में एक सीरीज दिखेगी नेटफ्लिक्स में, PBS, पोस्ट ब्लास्ट स्टडी, जिस तरह से आदमी के मरने के बाद पोस्टमार्टम होता है, देन तो उसी तरह से दुनिया में कोई भी ब्लास्ट होते हैं तो ब्लास्ट के बाद की जो कार्रवाई होती है PBS होती है, कि कैसे हम लोग PBS को करके उस दिमाग तक पहुंचते हैं जिस दिमाग ने ये बॉम्ब बनाया है। तो पूरा आपको देखने को मिलेगा इसमें। अच्छा, ऐसा भी होता है कि हम पोस्टमार्टम में ये सब चीजें आपको बताता हूं, जैसे सपोज करो किसी आदमी की डेथ हो गई, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मर्डर है, नेचुरल डेथ है, सुसाइड है? देखकर तो नहीं बता सकते। चाहे सपोज करो मेरे सर में चोट भी लगी है, हो सकता है मैं गिर के मरा हूं, कुछ भी लगी है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ये मर्डर है। ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि ये मर्डर है। ये मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया में जब भी धमाके होते हैं, ब्लास्ट तो हो गया ना मैम, बिल्कुल मरने, सपोज करो दिल्ली का उदाहरण, दिल्ली ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट के बाद PBS चल रहा है मैम। PBS के बाद जो हमारी PBS की टीम है वो पूरा पता करती है कि कैसे इस एक्सप्लोजिव को बनाया गया, कैसे इस आईडी को बनाया गया। उस पूरे आईडी को बनाने के बाद उस आदमी का दिमाग पढ़ेंगे, ये दिमाग कितना स्ट्रांग है। उस दिमाग तक पहुंचने की जो कार्रवाई होती है वो होती है PBS। तो ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट है मैम। ऐसी एक तो आपने इस पे वेब सीरीज बनाई है कि वो कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, कैसे उस दिमाग तक पहुंचोगे। मेरे लिए वो आदमी डेंजर नहीं है जिसने ब्लास्ट किया, मेरे लिए डेंजर वो है जिसने उसकी सोच बनाई है। वो हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है, लेकिन उस एविडेंस से आप कैसे वहां तक पहुंचोगे मैम? सर, इस टाइम पे सबसे ज्यादा बड़ा खतरा वर्ल्ड में किस फोर्स से है? हमें पूरे वर्ल्ड को किस फोर्स से सबसे ज्यादा खतरा है? मैम जैसे जो कैमरे पर तो कहना बहुत होगा, लेकिन वेस्ट में बैठे हुए कुछ पावरफुल एजेंसीज हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा वो लोग कैसे इस देश के अंदर डार्क वेब के अंदर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कैसे हमारे देश के युवाओं को या इस देश के अंदर रहने वाले लोगों को लालच देते हैं। ठीक है, और ये वेस्ट से हो रहा है, नॉट फ्रॉम लाइक अपनी अदर एशियन कंट्रीज जो मेरे एज अ वेस्ट। ओके, ये तो बहुत ही बड़ी रेवलेशन है कि मतलब वेस्ट, क्योंकि आपने जैसे कहा कि इंडिया इज राइजिंग एंड इंडिया इज ग्रोइंग, तो उसको कर्ब करने के लिए, उसको स्क्वॉश करने के लिए ना हमारी ग्रोथ को। सर, बहुत अच्छा लगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारे जो कंट्री के यूथ हैं वो आपके जैसा बनना चाहें तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? नहीं, वो मुझसे अच्छे हैं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि जीवन के अंदर जरूरी नहीं है यार कि आप लोग फोर्स में रहकर ही इस देश को सर्व कर सकते हो। बस आप जीवन में जो भी काम करो वो ईमानदारी से करो। अगर आप ईमानदारी से अपना जो भी इस देश ने आपके ऊपर भरोसा किया है, एक आम इंसान, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप दुकान में बैठे हुए हो, अगर मुझे लगता है कि आप ईमानदारी से इस देश में टैक्स भर रहे हो, आप मेरे सबसे बड़े देशभक्त हो यार, क्योंकि आपके टैक्स से हम लोग वेपन खरीद रहे हैं, है ना? तो आप ईमानदारी से काम करो। अगर आप अपना दिया हुआ काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप सबसे बड़े देशभक्त हैं। सर, आप लवली यूनिवर्सिटी में आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी अच्छे नागरिक बन पाए देश के? बस मैं आज पंजाब की धरती में आया हूँ, तो जिस तरह से पंजाब के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मैंने देखा कि नशा बहुत कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप मेरी बात मानना चाहते हैं जीवन में, तो आज से नशे को अवॉइड कर दो मैम। अगर आपने जीवन में आज नशा छोड़ दिया, मैं बोलता हूँ आपके जितने भी बच्चे, अगर एक भी मेरे कहने से नशा छोड़ता है, तो मुझे लगेगा कि नहीं, मैं यहाँ आया हूँ तो सक्सेस है मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर मैसेज। और आपकी जो बातें थी, मतलब पता ही नहीं चला टाइम का, आई वाज स्पेल बाउंड। थैंक यू सो मच सर।